हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्लास 10 साइंस के, उसका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले अभी तक 2 पार्ट आप लोग के आ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। और पूरी आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप्स जो हम आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं वो आप लोग कैसे ले सकते हैं, कहाँ मिलेंगे, जाने की वीडियो के लास्ट में। बट पहले जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फोकस दूरी, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या या फिर द्वारक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? द्वारक। तो जो इसके करेक्ट ऑप्शन जो है वो भी मैं यहाँ पे साथ साथ जो है लिखते चलूंगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखते रहेंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। कौन बनाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी आपको दे रखा है, समतल दर्पण। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। F इज इक्वल टू आर, एफ इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू 2r या फिर F इज इक्वल टू 3r। बात करें सही आंसर की तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, F इज इक्वल टू r अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 आपके सामने है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। कब? किसके द्वारा बनेगा? उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या फिर अवतल लेंस द्वारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के सही आंसर की तो इसका जो ऑप्शन नंबर बच्चों बी है वो हो जाएगा सही, अवतल दर्पण द्वारा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पणों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू एफ, या फिर बीच में माइनस आ जाएगा यानी जो आपको ऑप्शन बी में दे रखा है, या फिर ऑप्शन नंबर सी r/2 या फिर m इज इक्वल टू v अपॉन यू। तो दर्पण के लिए प्रयुक्त जो फॉर्मूला है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। प्रश्न नंबर 6 है, यदि बिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सूत्र क्या होगा? m बराबर h डैश बटे h, m इज इक्वल टू h इंटू h डैश, m इज इक्वल टू 2h या फिर m इज इक्वल टू h अपॉन में h डैश। तो बात करें सही आंसर की बच्चों, इसका जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 10 मीटर पर सेकंड, 331 मीटर पर सेकंड या फिर 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर सेकंड। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 3 इंटू 10 टू पावर 8। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है, 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। बात करें सही आंसर की, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, कितना? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा, 2f पर बनेगा या फिर f पर या फिर f व c के बीच में। बात करें देखो इसके सही आंसर की तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2f पर बनेगा। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे बनते हैं? आभासी व छोटे, वास्तविक व बड़े, अनंत पर, वास्तविक व छोटे। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के सही आंसर के, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आभासी व छोटे। अगला प्रश्न है, एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं तो पुस्तक लेंस से f दूरी पर होगी, 2f दूरी पर होगी, अनंत पर होगी या फिर प्रकाशिक केंद्र व फोकस दूरी के बीच में होगी। तो इसका जो सही आंसर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशिक केंद्र व फोकस दूरी के बीच होगी। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता कितनी होगी? प्लस 20 डायोप्टर, माइनस 20 डायोप्टर, प्लस 5 डायोप्टर या फिर माइनस 5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 13 इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस 5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, यदि I तथा R क्रमशः आपतन कोण व अपवर्तन कोण हो तो संबंध n बराबर साइन I बट्टे साइन R को कहते हैं ओम का नियम, जूल का नियम, न्यूटन का नियम या फिर स्नेल का नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, स्नेल का नियम। अगला प्रश्न है,
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 5 डायोप्टर या फिर 1.5 डायोप्टर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 डायोप्टर। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र या फिर मुख्य अक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? फोकस दूरी। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं या वह क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, कॉर्निया, परितारिका, पुतली या फिर दृष्टि पटल। बात करें बच्चों यहां पर सही आंसर की, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, दृष्टि पटल। अगला है, एक व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी दूरी पर रखना पड़ता है। वह पीड़ित है जरा दूरदर्शिता से, निकट दृष्टि दोष से, दीर्घ दृष्टि दोष से या फिर मोतिया बिंद से? बात करें बच्चों इसके सही आंसर की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दीर्घ दृष्टि दोष से। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कौन सा? सी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा या फिर परितारिका द्वारा? क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभी द्वारा। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? लाल, पीला, बैंगनी या फिर हरा? बात करें देखो इसके सही आंसर की, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग का। अगला है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने निम्न संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है विबग्योर। इसमें से आप चारों जो हैं पढ़ लीजिए। और अगर हम बात करें सही आंसर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विबग्योर, VIBGYOR आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? बैगनी, लाल, नीला या फिर पीला? बात करें देखो सर्वाधिक विचलन सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे लाल रंग की क्या है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा बच्चों, लाल। अगला है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? पीला, काला, नीला या फिर बैगनी? प्रश्न नंबर 8 सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, काला। अगला है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल, बैगनी, हरा या फिर पीला? प्रश्न नंबर 9 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। हाथों हाथ जो है बच्चों इनको आप याद करते चलेंगे। 8 नंबर का बी और 9 का है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाल। अगला है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का, नीले का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा कम होता है या फिर नीले का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? चार ऑप्शन आपने देखे, लाल अधिक, लाल कम, नीला अधिक, नीला कम। तो बात करें देखो 10 नंबर, इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला है, समुद्र में जल नीला प्रतीत होता है, उसमें शैवाल व जलीय पौधे तैरते रहते हैं, नीले आसमान का प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, गहरे जल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है? प्रश्न नंबर 11 है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगला है, खतरे के संकेत तथा सिग्नल लाल रंग के होते हैं क्योंकि? लाल रंग का क्या होता है? लाल रंग का कोहरे या धुएं में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का कोहरे या धुएं में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, या फिर आकर्षक लगता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर जो 12 है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला है, टिंडल प्रभाव का उदाहरण है शर्करा के जलीय विलयन से गुजरना, बंद कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश आना, इंद्रधनुष का बनना या फिर ये सभी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंद कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश आना। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलाम, वोल्ट या फिर वॉट? बात करेंगे सही आंसर की, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, कूलाम। विद्युत आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अगला है, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? प्रतिरोध, ऊर्जा संचरण, वोल्टेज या फिर विद्युत धारा?
तो आवेश के प्रवाह की दर को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बच्चों डी, विद्युत धारा। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम या फिर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखो हमें अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो आपने नेगेटिव वाले के साथ जाना है, अगर दोनों नहीं है तो आपने +1.6 के साथ जाना है। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर बात करेंगे, बी जो है सही हो जाएगा। अगला है, एम्पियर सेकंड मात्रक है किसका? विद्युत विभव, विद्युत धारा, विद्युत आवेश या फिर विद्युत शक्ति। बात करें देखो इसके सही आंसर की, ऑप्शन नंबर जो सी है विद्युत आवेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक ओम, एम्पियर, वोल्ट या फिर जूल। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त कौन सा चिन्ह किया जाता है? ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आप सामने देख पा रहे हैं। प्रतिरोध को दिखाने के लिए बच्चों जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। खुली यानी प्लग कुंजी अथवा स्विच को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतीक चिन्ह कौन है? कुंजी के लिए बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, I²/R, R/I², IR² या फिर I²R। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, I²R। अगला है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है, ओम, एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम मीटर। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ओम। अगला है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा गलत है? तो 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो फटाफट आप लोग देख लीजिए, सीधा मैं इसके यहाँ पर आंसर की बात करूंगा। तो जो ए नंबर है, V/I/R बिल्कुल गलत है। V/IR ये भी गलत है। I/V/R ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें डी की, I होता है बच्चों VR, तो यहाँ पे I/V/R ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तारों के सिरों के बीच विभवांतर कितना होता है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। इन चारों में से अगर हम बात करें सही आंसर की, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.25 वोल्ट। अगला है, R1 व R2 दो प्रतिरोधक तार पार्श्व में संयोजित हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो सिंपल से आपको जो फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए, जो ऑप्शन नंबर, फटाफट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही है, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अगला है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों का पार्श्व में संयोजित किया गया है, इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 4n, 4/n, n/4 या फिर 4n²। तो इसके अगर हम बात करें सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, n/4। अगला है, विद्युत शक्ति का मात्रक बताना है आपको, वोल्ट, वॉट, एम्पियर या फिर कुलाम। 14 है इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है, वॉट करेक्ट आंसर। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6। सभी में देखो 3.6 है, सीधा सीधा हम पावर की बात करेंगे, 10⁵, 10⁶, 10⁷ या फिर 10⁻⁻6। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगला है, किस वैज्ञानिक ने, और यहाँ से जितने आप देख रहे हैं सारे आप लोग के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रभावित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित हैं? फैराडे, ऑस्टर्ड, एम्पियर या फिर फ्लेमिंग। तो बात करें सही आंसर का ऑप्शन नंबर जो इसका बच्चों है वो हो जाएगा बी, ऑस्टर्ड ने। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, परस्पर लंबवत होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों कि ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है कहलाता है विभव क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दिशा क्षेत्र या फिर उदासीन क्षेत्र। 3 है इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है, चुंबकीय क्षेत्र। अगला है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, किसके नियम से? मैक्सवेल के दाएं हाथ के, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, फैराडे के नियम से। बात करेंगे सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से। अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से या फिर फैराडे के नियम से। तो बात करें सही आंसर की, इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अगला है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे यहाँ पर सही आंसर की, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला प्रश्न है,
धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, कुंडली में फेरों की संख्या फिर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो इसके अगर हम बात करें देखो सही आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। तो बात करेंगे इसके सही आंसर की। आप लोगों में से कितने बच्चे जो हैं इसका सही आंसर बता सकते हैं? ठीक है, विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्योंकि इसका जो है यहाँ पर हमारे पास जो आंसर सीट है उसमें थोड़ा सा इसका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। अगर आप लोगों को करेक्ट आंसर पता है, आंसर जो है आप लोगों ने फटाफट कमेंट सेक्शन में देना है। तो इसका जो बच्चों सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में किया जाता है? धारामापी, वोल्टमीटर, विद्युत मोटर या फिर विद्युत जनित्र। बात करें बच्चों इसके सही आंसर के ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा बिल्कुल सही, विद्युत जनित्र। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की जो खोज थी वो किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की? गुलाम ने, बर्जीलियस ने, माइकल फैराडे ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे। अगला है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत जनरेटर या फिर विद्युत मोटर। बात करें देखो यहाँ पर इसके सही आंसर की, विद्युत धारा क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदला? विद्युत मोटर। तो जो यहाँ पर 4 ऑप्शन है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रतिवर्ती धारा की दिशा एक चक्र में कितनी बार बदलती है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका बी, 2 बार। फिर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या फिर मोटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत जनित्र। अगला है निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं? 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए जो है केवल तारे, तारे व सूर्य दोनों, ना तो तारे ना सूर्य और केवल सूर्य। बात करें सही आंसर की, सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर सी, ना तो तारे और ना ही सूर्य। या फिर इसमें बच्चों जो सही होगा, क्योंकि आंसर शीट में जो है इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारे व सूर्य दोनों। यानी जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है वो तारे और सूर्य दोनों में होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। बात करेंगे सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला है बायोगैस का मुख्य अवयव है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एथेन या फिर मैथेन। बात करें सही आंसर के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैथेन। चलते हैं अगले प्रश्न पर जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। पहले नंबर पर क्या है आपके पास? खेत, दूसरे पर है वन, तीसरे नंबर पर आपके सामने है बगीचे और चौथे पर है ध्रुवीय क्षेत्र। बात करेंगे सही आंसर की बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा, वन। अगला है ओजोन परत को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जीवाश्म ईंधन, मैथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। सही आंसर होगा बच्चों उसका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? 16%, 10%, 75% या फिर 90%। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर अमोनिया। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। अगला है यदि उत्पादक घास में संचित ऊर्जा 10,000 किलो कैलोरी है तो निम्न खाद्य श्रृंखला के अनुसार बाज को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो यहाँ पे आपको दे रखा है घास से टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सांप, सांप से बाज। तो ऑप्शन आपके सामने है 1000 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी या फिर 1 किलो कैलोरी। बात करें बच्चों सही आंसर की, ऑप्शन नंबर जो डी है 1 किलो कैलोरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से क्या बनती है? नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन या फिर ओजोन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओजोन। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? प्लास्टिक, कागज, वाहितमल या फिर लकड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक।
फिर है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो देखो चारों आप पढ़ें आराम से, ठीक है। तो बात करें सीधा सही आंसर का, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। यानी बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, पंखे बल्ब आदि स्विच कर देना, स्विच ऑफ कर देना, स्कूटर से छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, तो सारी ठीक है। अगला है किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं। अपघटक, अपमार्जक, उपभोक्ता या फिर स्वपोषी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट एंड, और ये हमारा जो रहने वाला है लास्ट चैप्टर हो, वैसे ये हट चुके हैं, फिर इनको ज़्यादा जो है हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन जितने भी आप लोगों ने देखे हैं इनको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है और आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही चाहिए, तो आप लोग इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज टाइप रहेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है वो रहने वाले हैं। तो पूरा एक बंडल है, इन पूरे बंडल को आप लोग मात्र अभी जो है 80 रुपये में परचेस कर सकते हैं। अगर आप अभी इन पीडीएफ को लेते हैं तो 80 रुपये में मात्र इनको आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखो दो ऑप्शन आपके सामने, एक है कि डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, स्क्रीन आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है आपको दिखा देता हूँ। गूगल पे जाकर सर्च करेंगे पहले आप लोग कंबोसर होम, तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। ये ऑनलाइन वाला रास्ता बता रहा हूँ, व्हाट्सएप वाला आपका जो है सीधा सीधा रहेगा। कंबोसर होम सर्च करेंगे, फिर उसके बाद आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आ जाना है, यहाँ पे आप देखेंगे ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-26, क्लिक कर लेना इसी पर। यहाँ पर आपको हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आपने क्या करना है, एक जो शॉर्टकट मेथड है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। इतना क्लियर हो गया। या फिर दूसरा जो मेथड है, जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के वेबसाइट से लेना चाहते हैं, क्लास सेलेक्ट करें यहाँ से आप, और उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ लेनी है, सिंपली वो सब्जेक्ट आपने चूज कर लेना है। एग्जाम्पल साइंस ले लेते हैं यहाँ पे हम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल है। सिंपली क्लिक करेंगे, जो पीडीएफ लेनी है आपने उनको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट, और यहाँ पर आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है, और लास्ट में यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देना है टिक करने के बाद। और इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट सक्सेस होते हैं आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है, कमेंट सेक्शन आप लोगों ने पूछ लेना है, फिर व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो साइंस के जो एमसीक्यूज थे सारे इंपॉर्टेंट, वो बच्चों कवर हो चुके हैं। इसके बाद जो है अदर सब्जेक्ट के जो हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, और इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी रह गए हैं वो भी हम वीडियोस लेकर के आने वाले, तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।